नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3। लेकिन अध्याय 3 से पहले कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 3 टिप्स हैं हमारे पास, ये 3 जो शर्त है, ये कहीं ना कहीं इससे संबंधित एक क्वेश्चन परीक्षा में विकल्प के तौर पर निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो अगर आपको विकल्प तौर पे पूछा जाए तो आप किस टाइप से 1 मिनट में, यानी क्वेश्चन को देखते से किस टाइप से आप आंसर दे पाए, या कोई भी हमारे पास द्विचर समीकरण देता है या द्विघाती समीकरण देता है, तो उसको देखते से हम कैसे पहचाने कि क्या इस समीकरण का एकत्य हल है, कोई हल नहीं है, या अनंत अनेक हल है। तो ये सब बातें जानने के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर अंत तक देखना है। और मेरे वीडियो के माध्यम से आपको ये जो 3 शर्त है, इसको मैं बहुत ही सरल करवाने वाला हूं। यदि आपको नहीं पता तो आप अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्या कह रहा है कि एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल, अच्छा ये चीजें सीखना क्यों आवश्यक है, ये बात भी सुनिए कि जब हम कोई सवाल लगाते हैं, कोई सवाल या कोई क्वेश्चन है हमारे पास, यदि हमें उस सवाल के से रिलेटेड हमें कोई फार्मूला पता नहीं होता है या हमें कोई सूत्र पता नहीं होता है, तो हम उस सवाल को अच्छे से नहीं कर पाते। इसी प्रकार जब हम 3.1 या 3.2 पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं 3 शर्तें जो हमारी काम आएगी, तो ये हमें अगर पता नहीं होगी तो उन सवालों को हम किसी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो यदि उन सवालों को आप अच्छे से करना चाहते हैं, यदि आप परीक्षा में जो विकल्प पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड उनको भी सीखना चाहते हैं, तो वीडियो जरूर अंत तक देखना है। और यदि मेरी एक रिक्वेस्ट हो रही है, यदि आप हो सकता है मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी भी नए हो, तो साइड में रेड कलर के जो बटन दिया उसको प्रेस करें, उसको दबाएं और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिएगा, ज़्यादा टाइम ना लेकर हम स्टार्ट करते हैं कि पहली शर्त आती है एक अत्यंत होगा जब कब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तब हमारी रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ये मैं बिल्कुल आपको एक चीज क्लियर स्पष्ट करूंगा, लेकिन आप देखिएगा अभी। तथा जब हमारे पास समीकरण देगा तो समीकरण किस टाइप के होगा, संगत प्रकृति का होगा या असंगत प्रकृति का होगा। तो ये एक अत्यंत की शर्त आएगी तब किस टाइप का होगा, संगत प्रकृति का होगा। दूसरी शर्त होती है कोई हल नहीं होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तब रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। तथा वो किस प्रकृति का होगा, जो हमारे पास जो देगा समीकरण वो किस प्रकृति का होगा, तो वो असंगत प्रकृति का होगा। इसी तरह से तीसरी है अनंता अनेक हल। क्या कहते हैं इसको, अनंता अनेक हल होगा जब कब, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तब रेखा कैसी होगी, संपाती होगी। तथा वो जो द्विघात समीकरण देगा वो किस टाइप का होगा, संगत प्रकृति का होगा। अब मैं आपको तीनों के जो एक एक एग्जाम्पल है उसके तौर पर आपको समझाऊंगा। देखिएगा, जैसे कि हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, 1 2 3। अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस समीकरण में जो द्विचर समीकरण जो दे रखा हमारे पास, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका एक अत्यंत हल है या इसका कोई हल नहीं है या इसका अनंत अनेक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण की तुलना आपको व्यापक समीकरण से करना है। अब व्यापक समीकरण क्या होता है, तो देखिएगा, व्यापक समीकरण आपको बताऊं मैं क्या होता है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये हमारा एक व्यापक समीकरण होता है। क्या होता है, ये व्यापक समीकरण होता है। अब ये व्यापक समीकरण होता है तो मान लिया हमने इसको समीकरण 1 दिया, फिर एक और हम व्यापक समीकरण लिखते हैं, तो यही हम लिख लेते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और इसको समीकरण 2 दे देते हैं। लेकिन आपने देखा दोनों समीकरण एक जैसी है, दोनों व्यापक समीकरण एक जैसी है, तो एक जैसी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, ये समीकरण 1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लगा देंगे, यहाँ पर भी 1 लगा देंगे, यहाँ पर 1 लगा देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार समीकरण 2 है तो इसमें यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा a2 प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस टाइप से ये हमारी व्यापक समीकरण होती है। अब इस व्यापक समीकरण की तुलना हमें इस समीकरणों से करनी है। तो कैसे करते हैं, देखिएगा, इस व्यापक समीकरण की तुलना हम इस टाइप से करते हैं, पर मैं आपको डायरेक्टली भी बता दूंगा कि जैसे कि पहली समीकरण हमारे पास है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, इसी रूप में पहली समीकरण को लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x,
फिर क्या लिखा -2y, और ये 0 बराबर के उधर है तो इधर लाएंगे तो हम माइनस का 0 हो जाएगा, बराबर में एक बार और हम 0 लिख सकते हैं। इस टाइप से आप तुलना करते हैं तो देखिएगा ये x मिल गया, y मिल गया, कुछ भी ठीक। इसका मतलब ये a का मान हमारे पास कुछ नहीं आया, इसका मतलब a का मान 1। फिर देखिएगा b बराबर हमारे पास क्या दिया -2। फिर देखिएगा c बराबर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -0, यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। तो हम c का मान हम यहाँ पर क्या होता है c1 का मान हम क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि 0 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा तुलना हो गई, यानी व्यापक समीकरण से तुलना किस प्रकार की जाती है, इस टाइप से आपको तुलना करनी है। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ डायरेक्टली कैसे आप तुलना करना सीखें। देखिएगा, देखिए डायरेक्टली आप तुलना कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली आपको तुलना ऐसी करना है कि जैसे कि हमने समीकरण लिखा x -2y, क्या लिखा रहा x -2y बराबर के उधर है तो माइनस का 0 और हम वापस से 0 कर सकते हैं इसको, ठीक है। सेकंड लिखा है हमारे पास 3x + 4y और ये 20 इधर लाएंगे तो माइनस के बराबर 0, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब जब हम इसकी तुलना करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ a लिखेंगे, b लिखेंगे, c लिखेंगे, क्लियर है। अगर पहली समीकरण की बात हो रही तो आप इसको a1 लिख लेंगे, इसको b1 लिख लेंगे, इसको c1 में। यदि दूसरी समीकरण की बात हो रही तो आप इसको a2 लिख लेंगे, b2 लिख लेंगे और c2 लिख लेंगे, ठीक। अब होता क्या है, अधिकतर बच्चे यहाँ पर a का मान x लिख देते हैं, तो मैं आपको बता दूं x और y आपको कभी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है, अचर संख्या लिखना है। अचर मतलब संख्या लिखना है, ना कि x y लिखना है। यदि आपके पास कोई संख्या नहीं दिखाई दे तो आप मन से 1 भी लिख दे, तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा 1, b का मान -2, c का मान -0। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, a का मान 3, मतलब a2 का मान 3, b2 का मान 4 और c2 का मान -20। यानी इस टाइप से हम व्यापक समीकरण से तुलना कर सकते हैं। लेकिन हमें बताना क्या है कि कब एक अत्यल आएगा, कब कोई हल नहीं आएगा और कब अनंत अनेक हल आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही हम तुलना कर लेते हैं, जैसे ही हम तुलना कर लेते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि इसका क्या अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंत अनेक हल है। तो कैसे, एक यहाँ हमने तुलना करने के बाद में हमने यहाँ पर लिखते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2, यानी इस टाइप से हम लिखते हैं, है ना। तो देखिए a1 बटा a2, यानी a1 का मान 1, a2 मान 1/3, तो यहाँ लिख देंगे a1 बटा a2। देखो ये a1 ये a2, इसी का b1 बटा b2 तो माइनस का 2 और ये कितना हुआ 4 बराबर c1 का मान क्या है हमारे पास 0, तो माइनस का 0, c2 का मान क्या है माइनस का 20। इस टाइप से हमने लिख दिया, क्लियर है। अब आपको देखना है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो बताइए क्या दोनों संख्या बराबर है, नहीं है। जब दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं तो हम निशान यहाँ पर लगा देंगे। अब ये निशान यहाँ लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। और हमें पता है जब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 आ जाता है तो कौन सा हो जाती है, एक अद्वितीय। ये देखा एक अद्वितीय होगा तब हमारी कौन सा आती है, एक अद्वितीय। अब एक अद्वितीय होता है तब हमारी रेखा प्रतिच्छेदी होती है। तो प्रतिच्छेदी कैसे होती है, तो मैं आपको बता दूं, जब इसका एक अद्वितीय होगा, इसका एक अद्वितीय होने के बाद में हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास x और y दो मान प्राप्त हो जाएंगे, x का मान भी प्राप्त होगा, y का मान भी प्राप्त होगा। इस टाइप से हमारी दो रेखाएं प्रदर्शित होंगी। क्या होंगी हमारी दो रेखाएं, तो एक रेखा ये है, एक रेखा ये, दो रेखाएं हमारी प्रदर्शित होंगी। अब दोनों रेखाएं प्रदर्शित होंगी तो किस टाइप की होंगी, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब ये होता है कि जैसे एक रेखा ये है तो इसको दूसरी रेखा ये जा रही, ये इसको प्रतिच्छेद करती हुई जा रही। प्रतिच्छेदी मतलब प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी आपकी। तो ये रेखा इस टाइप से हो सकती है, चाहे तो ये रेखा इस टाइप से हो सकती है, चाहे तो ये रेखा इस टाइप से भी हो सकती है। किसी भी दिशा में, किसी भी प्रकार से किसी भी दिशा में, लेकिन प्रतिच्छेद करना आवश्यक है। तो इस टाइप से प्रतिच्छेद करेगी। जब हम इसका ग्राफ करेंगे और इस सवाल को अगर आप हल करेंगे तो ये जो उत्तर हमारा आ रहा है वो एक अद्वितीय हल का ही है। ये जो हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है कौन सा है, एक अद्वितीय हल का है। तो जैसे मैंने आपको बताया इसी टाइप से आपने करने के बाद एक्स वाई के मान आएंगे और उसको जब ग्राफ कॉपी में खींचेंगे तो आपकी जो दोनों रेखाएं जो आएगी प्रदर्शित, एक तो एक्स अक्ष पे, एक वाई अक्ष पे, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी 101%। आप देख सकते हैं, नहीं तो जब हम ग्राफ करवाएंगे तब हम आपको और क्लियर समझा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक शर्त हुई कौन सी, एक अद्वितीय हल। हाँ एक चीज और है संगत। अब संगत का मतलब ये होता है कि संगत का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब हमारा x का मान प्राप्त हो जाता है तो हम याद है x की वैल्यू y में रखते हैं, या पहले y का मान प्राप्त हो जाता है तो उसकी वैल्यू का रखते हैं x में। तो कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, आश्रित।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर संगत कह सकते हैं। संगत मतलब आश्रित, एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, आश्रित है। तो इस टाइप से आप याद रख लेना कि प्रतिच्छेद है तो मतलब क्या है, वो संगत है। और प्रतिच्छेद कब होगी, एक अत्यल होगा। और एक अत्यल का मतलब क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। चलो इसी प्रकार हम समझते हैं अब सेकंड वाली। सेकंड वाली क्या है, देखिएगा सेकंड वाली क्या है। सेकंड वाली का हम ये एग्जांपल लेते हैं जो मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा x + 2y = 4। अब इसको क्या करेंगे, इसको सही करेंगे, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं तो इसको सही करना पड़ता है। तो x + 2y बराबर के उधर 4 इधर लाएंगे तो ये माइनस का समीकरण 1 हो जाएगी। इसी प्रकार हम इसको लिख देते हैं 2x + 4y, ये माइनस के 12 इधर लाएंगे प्लस के 12 हो जाएंगे बराबर ये 0। ये समीकरण 2 हो जाएगी। ठीक, अब इसकी वही हम समीकरण की तुलना कर देंगे व्यापक समीकरण। तो मैंने बताया आपको डायरेक्टली करना है, तो कैसे करना है देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पहले कुछ नहीं है तो हम मन से 1 लिखेंगे, इसके पहले 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर क्या लिखा है आपके पास, 2 लिखा है, इधर 4 लिखा है, ठीक है। फिर इधर माइनस के 4 लिखा है, ये कितने लिखा है 12। एक बार देखिएगा मैंने क्या करा, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर मान रखा है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो देखिए a1 मतलब ये वाली, मैंने बोला समीकरण 1 है तो उसको 1 मानना है, तो a1 का मान यह है 1। फिर a2 का मान मतलब 2। फिर b1 तो b1 का मान 2। फिर b2 का मान 4। फिर c1 का मान -4। और c2 का मान कितना होगा आपका, यहाँ पर c2 का मान कितना होगा 12। इस टाइप से हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको अगर जो संख्या कटती है उसको काटे, जैसे 2 एकम 2 2 दूनी 4, 4 एकम 4 4 तिया 12। इस टाइप से हमारा कट चुका है। तो क्या बचे हमारे पास 1/2 1/2 -1/3 इस टाइप से बचा है। अब गौर से देखिएगा, ये दोनों संख्या हमारी आपस में बराबर है, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो आप ये बताइए मुझे कि जब दोनों बराबर है तो क्या मैं कट का निशान लगा दूं क्या। इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे 2 बराबर 2, ये दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि निशान भी लगा वैसे भी बराबर है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूं, अब बताइए दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कट का निशान लगा देंगे। इसका मतलब 2 बराबर नहीं काय के 3 के, ये 3 बराबर काय के नहीं 2 के। तो इस टाइप से देखो ये दोनों बराबर है बट ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं, तो हम निशान का लगाएंगे यहाँ। अब जब निशान हम ये लगा देंगे तो समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि भैया a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो देखिएगा आप b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 कौन सा अर्थ है। तो हमने देखा b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, यानी कौन सा अर्थ है, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा इसका, कोई हल नहीं होगा। तब हमारी रेखा कैसी होगा, समांतर। अब समांतर का मतलब क्या होता है देखिए, जैसे कि हमारी 2 रेखा थी, एक तो ये रेखा थी एक ये रेखा थी। तो पहले हमने क्या करा था, प्रतिच्छेद करा, इस रेखा ने इस रेखा को प्रतिच्छेद किया था। तो यहाँ पर अगर मान लो ये इस दिशा में जाती है तो ये भी इस दिशा में जाएगी, ये इस दिशा में जाती है तो ये भी इस दिशा में जाएगी, पर दोनों आपस में समान दूरियों पर रहेगी। दोनों आपस में समान दूरियों पर मतलब कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ना कभी भी एक दूसरे से मिलेगी। ये होगा हमारा समांतर। समांतर का मतलब समझ गए, दोनों के बीच समान अंतर। समांतर, समांतर मतलब दोनों के बीच में समान अंतर रहेगा और दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। तो इस टाइप की जब रेखा हमें प्रदर्शित होंगी, इस टाइप की रेखा दिखेगी तो हम क्या बोलेंगे, समांतर। और समांतर होगा मतलब कौन सा अर्थ, कोई हल नहीं है। ठीक, इसके बाद आता है असंगत। असंगत का मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे x का मान मैंने बोला था, x का मान y, तो जब हम इसका हल ही नहीं निकाल सकते क्योंकि हम कह रहे हैं कोई हल नहीं, इसका कोई हल ही नहीं होगा, ना तो x का मान निकलेगा ना y का मान। तो बताइए क्या x y के ऊपर डिपेंड करेगा, y x के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, इसमें असंगत लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, असंगत लिखेंगे। तो इस टाइप से हमारी क्या हो गई, 2 शर्त हो गई। अब चलिए अब तीसरी शर्त को समझाते हैं हम। देखिएगा तीसरी शर्त क्या कहती है, तीसरी शर्त में हम ये एग्जांपल लिया 2x + 3y और बराबर ये 9। तो 9 है तो हम क्या करेंगे, वो इधर लाएंगे, तो 2x + 3y ये इधर लाएंगे तो माइनस के बराबर 0, समीकरण 1 हो जाएगी। ठीक, अब मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4x + 6y। अब देखिए 18 का बराबर के उधर है, इधर लाएंगे माइनस के बराबर 0, ये हमारी समीकरण 2 हो जाएगी। ठीक है ना। अब वही इन समीकरण की तुलना क्या करना है, व्यापक समीकरण से। तो आपको पता है तो व्यापक समीकरण समझ जाइए। फर्स्ट की बात हो तो ये a1 का मान, ये b1 का मान, ये c1 का मान, ये a2 का मान, ये b2 का मान, ये c2 का मान। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसको देखने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर अपन रखते हैं 2/4 3/6 और यहाँ पर -9/-18। इस टाइप से हम रख लेते हैं। ये पूरा सवाल हम आपको करके बताएं कब, जब आपकी प्रश्नवाली आएगी। अभी सिर्फ आपको समझना है
कि ये शर्त मतलब ये जो समीकरण देगा तो कौन सी शर्त लग रही है इसमें, ये समझना है। तो देखिएगा इसको काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दून 4, 3 एकम 3, 3 दून 6, 9 एकम 9, 9 दून 18, और ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2, 1/2 और 1/2। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। सबसे पहले यहाँ निशान लगाएंगे क्या बराबर, नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इसमें भी देखिए ये दोनों बराबर है, तो निशान यहाँ भी नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब जब निशान यहाँ भी नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आगे लगना है, पर पता नहीं कहाँ है। लगेगा तो सही, पर पता नहीं कहाँ लगेगा। ठीक है, तो जब हमें पता नहीं होता है निशान का कहाँ लगेगा, उस टाइप से हमारी शर्त जो आती है वो अनंता अनेक हल की होती है। कौन शर्त, अनंता अनेक हल। अनंता मतलब अनंत दूर तक लगेगा, पता नहीं कहाँ लगेगा। फिर इसके बाद में हम कह रहे हैं कि अनंत अनेक हल होगा, तो ये शर्त हमें पता चल जाए कौन सी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो तीनों जब बराबर आ जाती है, तीनों चीजें, यानी तीनों हमारा। हाँ, एक बात तो बता दो आपको, आपको नीचे की संख्या से ज्यादा विशेष महत्व रखना है, ऊपर से कोई मतलब नहीं रखना है। ऐसा नहीं सोचे कि ये एक आ गया, ये आया, एक आ गया, ये 2 आ गए, 2 आ गए, तो वो एक अत्यल है, कोई हल नहीं है। तो आपको सिर्फ नीचे से ज्यादा विशेष ध्यान देना है। नीचे वाली संख्या अगर समान है तो आपको कट का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, और समान नहीं है तो कट का निशान लगा देना। उससे आप पता कर सकते हैं कौन सी शर्त का उदाहरण है, कौन सी शर्त का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमारे तीनों बराबर आ चुकी है। अब देखिएगा इसमें रेखा कहती हो संपाती। अब संपाती का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जैसे 2 रेखा थी, ये एक रेखा और एक रेखा, तो ये तो गई थी आपकी प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को छेदने वाली। दूसरी रेखा आपको इस टाइप की बताई, यदि अगर ये इस दिशा में जाएगी तो ये भी इस दिशा में जाएगी, मान लो ये इस दिशा में जाएगी तो इस दिशा में जाएगी, इस टाइप से मैंने बता दी। अब आती है संपाती। संपाती का मतलब ये एक रेखा ये है, तो एक रेखा और होगी, वो भी इसी के ऊपर होगी। यानी इसी के ऊपर का मतलब ये हो गया कि जैसे कि ये रेखा अगर इसी दिशा में जा रही थी, वो भी इसी दिशा में जाएगी, लेकिन इसके ऊपर जाएगी, एक दूसरे के ऊपर प्रतिरोपित होगी, अध्यारोपित होगी। एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, अध्यारोपित या प्रतिरोपित होगी, तो एक दूसरे के ऊपर ये रहेगी। तो इस टाइप की जो रेखा होगी वो कहती है संपाती। संपाती समान आती, मतलब दोनों के एक दूसरे के ऊपर समान रहेगी, एक दूसरे के ऊपर रहेगी, है ना। तो इस टाइप से हम क्या कहेंगे, इसको संपाती कहेंगे। तथा संगत प्रकृति का। अब संगत प्रकृति का कैसे होगा, तो देखिए संगत प्रकृति का मतलब यहाँ हुआ कि जब हम इसको कह रहे हैं अनंता अनेक हल होगा, क्या बोल रहे हैं, अनंता अनेक हल होगा। इसका मतलब हमारे पास x का मान तो प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त होगा, बट x के भी बहुत सारे मान प्राप्त होंगे, y के बहुत सारे। अनंता अनेक हल, अनेक हल होंगे, एक हल नहीं होगा इसका। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 5 6 7, मतलब बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो इसलिए हम इसको भी कहेंगे संगत प्रकृति का कहेंगे, है ना। अब आपको ये समझाने के बाद डायरेक्टली मैं आपके दिमाग में फिट करने वाला हूं कि इन तीनों शर्तों को आपको कैसे दिमाग में रखना है। यानी इतनी रामायण आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, तो डायरेक्टली अब आपके माइंड में मैं रखने वाला हूँ। बस थोड़ा सा और बचा है, आपको वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिएगा इसको रफ करते हैं अपन। देखिएगा परीक्षा में याद रखने का मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस टाइप से आप लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान देना। मैंने लिखा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। फिर चलो अपन तीनों शर्त लिख लेते हैं, पहले तीनों लिख लेते हो। आप क्या करेंगे, तीनों बिल्कुल सेम ऐसे से ही लिख लें। क्या करें आप, याद रखने का मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लें। मैंने क्या करा, पूरा तीनों ऐसे ऐसे ही लिख दिया। ध्यान देना मेरी बात पर, a1/a2 बराबर b1/b2 तीनों जगह बिल्कुल सेम कंडीशन लिख दी। अब आप क्या करेंगे कि आपको याद रखना है, पहले नंबर की हमने जो शर्त पढ़ी है, तो आपको a1/a2 के जस्ट बाद आपको बराबर नहीं का निशान लगा देना है, क्योंकि पहले नंबर की शर्त है। पहले नंबर की शर्त मतलब आपको पहले स्थान पर कट का निशान लगा देना, मतलब a1/a2 के जस्ट बाद आपको बराबर नहीं का निशान लगाना है। अगर आपने दूसरे नंबर की शर्त पढ़ी तब दूसरे स्थान पर कट का निशान लगाना है। पहले नंबर के पहले स्थान पर और दूसरे नंबर के दूसरे स्थान। दूसरे स्थान मतलब जैसे कि हमने a1/a2 के जस्ट बाद कट का निशान लगाया था, अब हम b1/b2 के जस्ट बाद कट का निशान लगाएंगे। क्लियर है। इसके बाद अब जो लास्ट आती है, तो देखिएगा जैसे हमने यहाँ a1/a2 के बाद लगाया, b1/b2 के बाद, अब c1/c2 के बाद लगाए, तो कहाँ लगाएंगे हमें पता ही नहीं। तो ये कहाँ लगाएंगे हमें पता नहीं, इसका मतलब ये अनंता अनेक हल की शर्त है।
जिसमें निशान लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अपने आप में पता नहीं कहाँ लगना है, ये हम भी नहीं जानते। तो इसलिए आप इस टाइप से याद रख सकते हैं। अब एक खास महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हो सकता है आपके टीचर्स भी आपको नहीं बता पाएंगे, या हो सकता है आपने पहले इसे नहीं पढ़ा होगा। तो मैंने आपसे बोला कि ये शर्त है हमारी अनंत अनेक हल की शर्त है। ये हमारी शर्त कौन सी है? कोई हल नहीं। और ये जो हमारी शर्त है वो हमारी एक अद्वितीय हल की शर्त है। अब आप कहोगे सर ये क्यों लिखा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो ये भी हमारी एक अद्वितीय हल की शर्त होती है, अथवा एक अद्वितीय हल की शर्त ये भी है और एक अद्वितीय हल की शर्त ये भी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी बुक में नहीं मिलेगी, आप गौर से देख लेना। तो एक अद्वितीय हल की शर्त क्या एक और होती है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इसमें भी निशान लगाएंगे, इसमें भी निशान लगाएंगे। तो ये भी हमारी एक अद्वितीय हल की शर्त है। बिल्कुल आपको बता दूं ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, ध्यान देना आप मेरी बात पर। ये भी एक अद्वितीय हल की शर्त और ये भी एक अद्वितीय हल की शर्त। अब आप कंफ्यूज होंगे, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं आपको क्लियर बता दूं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले स्थान पर, पहले स्थान मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 है, तो समझ लेना एक अद्वितीय हल की शर्त है। उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं निशान है या नहीं, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है निशान है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट बार देखना है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, इसमें भी है, और a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, तो इसमें भी है। इसका मतलब ये भी एक अद्वितीय हल, ये भी एक अद्वितीय हल। अब ये निशान लगा है तो आप कहेंगे सर ये कोई हल नहीं की शर्त होगी, तो बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन बट कोई हल नहीं में यहाँ पर निशान नहीं लगाए जबकि यहाँ पर निशान दे दिया। हाँ, अगर मान लो ये इस टाइप से दे देता है, इस टाइप से देता है, तब ये हम बिल्कुल 100% कहते हैं कोई हल नहीं की शर्त है। लेकिन उन्होंने क्या करा, निशान यहाँ दे दिया। और अगर मान लो निशान कहीं पर भी नहीं होता, मतलब यहाँ पर भी नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं है, तो फिर क्या है, निशान कहीं पर भी नहीं, कहीं पर बनने मतलब हमें पता है ये निशान कहाँ लगना है, क्या पता कहाँ लिखना है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे अनंत अनेक हल के साथ, या अपरिमित रूप से अनेक हल, इस टाइप से भी कह सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत अनेक हल। इस टाइप से ये तीनों शर्तें आपको दिमाग में रखनी है, माइंड में रखनी है। तो आप कैसे याद रखेंगे, पहले नंबर की शर्त आती है एक अद्वितीय हल, तो क्या करेंगे, पहले नंबर के जस्ट बाद आपको कट का निशान लगाना है। इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, ठीक है, तो ये एक अद्वितीय हल की शर्त हो गई। फिर देना कोई हल नहीं, तो अब दूसरे नंबर पर निशान लगाना है। इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। अब आपको अनंत आने का, तो अनंत जगह निशान लगना है, मतलब निशान कहीं नहीं लगना है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस टाइप से आपकी तीनों शर्त हो गई। और यहाँ पर मैंने आपको प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती तीनों भी समझाने का प्रयास किया है। उसका संगत, असंगत, ये आश्रित, ये सभी बातें आपको क्लियर की है। यहाँ पर भी ध्यान देना, संगत को ही आश्रित बोलते हैं, आश्रित को ही संगत बोलते। कहीं ना कहीं पेपर में जब विकल्प आता है तो बच्चे निश्चित तौर पर कंफ्यूज होते हैं, उनने संगत ही पढ़ा है, आश्रित नहीं पढ़ा है, या आश्रित पढ़ा है तो संगत नहीं पढ़ा है, और वो गलत कर आ जाते। तो आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, है ना। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर इससे रिलेटेड, इससे संबंधित आपके सवाल आएंगे, उनको हल करने का हम प्रयास करेंगे। तो आप थोड़ा सा वेट करिए और नेक्स्ट वीडियो हम मिलने वाले। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।